जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हो आप? आई होप कि आप हेल्दी हो, हैप्पी हो और बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर की तैयारी में जोरों शोरों से लगे हुए हो। मैं एम कुमार सर आप सभी को मिशन शिक्षा अड्डा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम करता हूँ। ये क्लासेस F10 यानी कि पर्यावरण शिक्षण शास्त्र का क्लास नंबर 2 है। इससे पहले आप क्लास नंबर 1 जरूर कर लीजिएगा, पार्ट 1, और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक करवाए हैं और ये पार्ट 2 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 से 20 कराएंगे। ये टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है। इससे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे 5 शॉर्ट टाइप और 1 लॉन्ग टाइप, वो सेम टू सेम मिलने वाला है। इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। ये सब मोस्ट VBI है, इसको एक बार जरूर अच्छे से करिएगा। इसका PDF टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे या एप्लीकेशन पे भी आपको मिल जाते हैं। चलिए तो शुरू करेंगे। सबसे पहले आप लोग के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन कि आप लोग का सेकेंड ईयर का बैच, जी हाँ, प्रहार डीएलएड सेकेंड ईयर का बैच एप्लीकेशन पे इसका एडमिशन स्टार्ट हो गया है और ये बैच की पढ़ाई स्टार्ट होने वाली है 16 अगस्त से। जी हाँ, आपने सही सुना, इसकी पढ़ाई जो है वो 16 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। और अभी आपको इस बैच में एक बम्पर ऑफर चल रहा है। तो जो भी स्टूडेंट आप में से इस बैच को लेना चाहते हैं वो जल्द से जल्द आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन पर जाकर के इस बैच को परचेज कर लीजिए। अभी इसमें एक ऑफर चल रहा है। क्या है ऑफर, वो हम पीछे क्लास में डिस्कस भी किए हैं और जो हेल्पलाइन नंबर है इस पर आप टीम से बात करके भी समझ सकते हैं। जो बच्चे पहले से फर्स्ट ईयर के हैं उनके लिए विशेष ऑफर है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी ऑफर है। तो आप जरूर टीम से बात करिए और इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ये सभी आपके बैच में फीचर्स हैं, एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। बुकलेट, गेस्ट पर असाइनमेंट, क्लास नोट्स, SCRT का कवर करना पूरा, सभी इसमें आ जाएंगे। बाद में वीडियो डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए बाबू शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी लाइक जरूर वीडियो करिए। लाइक करना क्यों बोलते हैं, 1 सेकेंड का तो काम है, तुरंत वीडियो को लाइक करिए। और अभी भी बहुत सारे ऐसे नए स्टूडेंट्स हैं जो मिशन सिलेक्शन अड्डा के फैमिली से ज्वाइन नहीं किए, मतलब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्या आपत्ति है आपको चैनल सब्सक्राइब करने पे? तो जल्दी सब्सक्राइब करके इस परिवार से ज्वाइन कर लीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, ठीक ना, ताकि आने वाला जो सेकेंड ईयर की तैयारी हो और दमदार हो आपका। क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपने जो भी मेहनत किया, चलिए वो ठीक है, सेकेंड ईयर में सबसे ज्यादा अच्छा नंबर लाना है, बेहतर करना है, तो आपको मिशन सिलेक्शन अड्डा की इस फैमिली से ज्वाइन करनी ही होगी और एप्लीकेशन डाउनलोड करके क्लासेस रेगुलर करनी ही होगी। आइए तो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से। आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 चलेगा। ये पार्ट 2 वीडियो है, इसका पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा आप लोग। ये पार्ट 2 है, इससे पहले वाला पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। आइए बाबू शुरू करते हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण, गतिविधि यानी कि ये बात कर रहा है एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग। ऐसा टीचिंग कराइए जिसमें एक्टिविटी कराते हो। जॉन डीवी साहब ने क्या कहा था कि लर्निंग बाय डूइंग कराने के लिए, क्या कहा था, लर्निंग बाय डूइंग। इसका मतलब है क्या बच्चों को करके सिखाइए। जॉन डीवी साहब के सिद्धांत पे चलिए और यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको एक्टिविटी बेस्ड आपको टीचिंग कराना का। उपागम को पर्यावरण शिक्षण करेगी प्रक्रिया, पर्यावरण शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। क्यों क्यों आखिर ये माना गया पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण साधन? किसको? एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग को। समझ में आ गया प्रश्न को कि एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग जो होता है उसको पर्यावरण का एक प्रमुख साधन माना गया है। क्यों, बताइए इसका। आइए, पर्यावरण अध्ययन यानी कि EVS की अगर बात करें, EVS का मतलब है कि बच्चों को पर्यावरण से जोड़ना है और वो सामाजिक और पर्यावरणिक दोनों गतिविधि से बच्चों को वाकिफ करना है। तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अत्यंत क्या है, व्यवहारिक और जीवन से जुड़ी हुई है। व्यवहारिक टाइप को जीवन में उतारे, उस चीज को समझे कि पर्यावरण में पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, समाज है, इस सबसे कैसे वो वाकिफ हो। इसलिए एक्टिविटी बेस्ड और लर्निंग बाय डूइंग, ये सब तो पर्यावरण का सबसे एकदम कहेंगे टॉप मोस्ट कंटेंट है। ये हार्ट है EVS का, दिल है कि बच्चों को पर्यावरण से कैसे जोड़ेंगे, समाज से कैसे जोड़ेंगे, ये सब होना ही चाहिए। इसे केवल पाठ्य पुस्तकों को पढ़कर या शिक्षक के लेक्चर को सुनकर नहीं समझा जा सकता है। क्या आप केवल हमको लेक्चर आप सुन लेंगे या पाठ्य पुस्तक पढ़ लेंगे तब? ना ना ना, आपको पर्यावरण से जुड़ना होगा। कैसे? अब जाएं खेतों में, जाएं देखें फसलों को,
बीज कैसे अंकुरित होता है, देखने की बजाय आप करके देखिए। मिट्टी में आप बीज डालिए, उसको सुरक्षा करिए, संरक्षण करिए और उसको देखिए क्या कितनी कैसे अंकुरित होता है, फसल कैसे आगे बोया जाता है, बीज बोए जाते हैं, फसल कैसे पेड़ बड़े होते हैं, फिर कैसे उसमें दाने आते हैं। इससे क्या होता है, वाकिफ होंगे। अब जैसे आप गए पर्यावरण में, सभी तरह के पेड़ देखते हैं, फल देखते हैं, फूल देखते हैं, नदी देखते हैं, झरने देखते हैं, पहाड़ देखते हैं। इससे क्या होता है, आपको ज्यादा वाकिफ हो पाते हैं पर्यावरण से। इसलिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 और बीसीएफ 2008 ने प्राथमिकता पर ये गतिविधि पर ज्यादा जोर दिए हैं कि आधारित शिक्षण उपागम की एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग ही बेहतर होता है। तो जब भी ईवीएस पढ़ाएंगे तो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग ही कराइए। पर्यावरण शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला, सक्रिय भागीदारी और रुचि का विकास। सबसे बड़ी चीज है सक्रिय भागीदारी। बच्चा जो होता है ना, वो क्या होगा, एक्टिव लर्नर बनेगा, आपके साथ एक्टिव लर्नर बनेगा और रुचि का विकास करेगा। छोटे बच्चों का ध्यान एक जगह केंद्रित रखना कठिन होता है। जब शिक्षक कक्षा में बीज बोने, मिट्टी के खिलौने बनाने, पत्तियों के रंग पहचाने जैसी गतिविधि कराते हैं तो बच्चा का ध्यान नहीं रहता है। हम यहाँ पर आ रहे हैं, ध्यान कहीं और जा रहा है। जैसे अभी आपका ध्यान, तेरा ध्यान किधर है, तेरा विषय इधर है। आइए, तो बच्चे निष्क्रिय श्रोता बन जाते हैं, ध्यान उसका भटकता है। तो क्या करना है, इसको छोड़ दीजिए, पढ़ाना नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए। कहीं बहू आज से नहीं पढ़ाएंगे तुमको, क्या कराएंगे, चलो तुमको एक्टिविटी कराते हैं। एक गमला मंगा लीजिए, कुछ मिट्टी मंगा लीजिए, बीज मंगा लीजिए, उसमें कहीं उसको चलो तुम ही लगाओ। इसमें कुछ पत्ते मंगा लीजिए, पेड़ के अलग अलग, कहीं पहचानो इसको, बताओ ये किस पेड़ के पत्ते हैं। तो इस तरह क्या होता है, ज्यादा बच्चा वाकिफ होगा, उसमें उसको निष्क्रिय नहीं होगा, खूब एक्टिव रहेगा उसमें गतिविधि में। तो बच्चा खूब बढ़ चढ़ करके भाग लेगा। बहु इंद्रिय करके मल्टी सेंसरी शिक्षण, ये क्या होता है सर, गतिविधि आधारित उपागम में बच्चे केवल कानों से सुनते और आंखों से देखते ही नहीं है, वो कुछ करते हैं, बल्कि क्या चीजों को छूते हैं, सूंघते हैं, महसूस करते हैं। जब जब एक से अधिक इंद्रियां सीखने की प्रक्रिया में शामिल होती है तो प्राप्त ज्ञान मस्तिष्क में अस्थायी हो जाता है। जैसे आपको एक तरीका है, अभी आप केवल कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, आंखों केवल आपका बोर्ड के तरफ है, यानी कि आपके स्क्रीन के तरफ है, और आपका बाकी इंद्रियां जो है वो कहीं और है, तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब आपको एक्टिविटी कराएंगे तो उस समय क्या करेगा, आप उसी को छूते भी हैं, मतलब एक और इंद्रिया काम किया, सूंघते भी है, नाक भी काम किया, महसूस भी कर रहे हैं, फीलिंग भी आ रहा है, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, ठीक ना। इन्हें कहेगा मिट्टी चख रहे हैं, चखना नहीं है मिट्टी को। तो ये सबसे क्या होता है, एक से ज्यादा इंद्रियां जब एक साथ काम करने लगे तो पढ़ाई क्या होता है, परमानेंट हो जाता है, दिमाग में बैठ जाता है। रटन प्रणाली का अंत करना, एनसीएफ भी कहता है, बीसीएफ भी कहता है कि यह उपागम बच्चों को परिभाषाओं और तत्वों को रटने से बचाता है। एनसीएफ बीसीएफ जो है सेकेंड ईयर में भी पढ़ना है, बहुत मस्त। एनसीएफ बीसीएफ के अलग नोट्स भी बनवा दूंगा सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में जो नोट्स बनवाते हैं उसमें एनसीएफ बीसीएफ के अलग नोट्स बनवा दूंगा, जिसमें आपका यहाँ भी तैयारी हो जाएगा और सीटेट में भी गर्दा होने वाला। आप लोग खाली एग्जाम देके तैयार हो जाइए और तुरंत आ जाइए बैच में, तब चलेगा पढ़ाई गर्दा। तत्वों को रटने से बचाता है। बच्चे प्रयोग और गतिविधियों के माध्यम से आप धारणाओं को स्वयं समझते हैं, राइट। हवा में वजन होता है, हम आपको कह रहे हैं, आपको विश्वास हो रहा, कुछ कुछ हो रहा है सर जी, हाँ याद हो गया, कुछ कुछ याद हो गया। अब हम कुछ करवाएंगे आपको, या रटने के बजाय दो गुब्बारों में को क्या करेंगे, ले लेंगे और तराजू पर रख देंगे, तौल कर दिखाएंगे कि देखो कि ये सिंपल कोई गुब्बारा ले लिए बिना फुलाया हुआ, एक फुलाया हुआ गुब्बारा ले लिए और दोनों को तराजू पर रख दिए। आप जो देखिएगा तो आपकी आंखें भौचक्का हो जाएगी, वाह ये क्या हुआ सर, ये सिंपल वाला तो बहुत कम वेट है, हवा भरने का वेट बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि हवा में वजन होती है। अब जल्दी पकड़ लीजिएगा बात को। आइए, सहयोग और सामाजिक कौशलों का विकास कैसा होता है। अधिकांश गतिविधियां समूह में कराई जाती है, ग्रुप में होता है। एक साथ काम करने से बच्चों में क्या होता है, आपसी सहयोग, टीम वर्क, नेतृत्व क्षमता, विचारों का आदान प्रदान, कुछ बातें आप बोलेंगे, कुछ बातें हम बोलेंगे, कुछ हम करेंगे, कुछ आप करेंगे, तो क्या होता है, एक दूसरे के प्रति सम्मान होता है, जैसे सामाजिक गुण विकसित होते हैं, एक दूसरे के साथ रह करके बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो ये सब क्या होता है, सामाजिक गुण में। समाज पर्यावरण केवल आपको पेड़ पौधे के बारे में ही नहीं बताता, समाज के बारे में भी बताता, वो भी तो पर्यावरण ही है, राइट ना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सृजनात्मकता, ये तो बहुत बड़ी जटिल है सर, कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, साइंटिस्ट क्या कहते हैं, और साथ ही में सृजनात्मकता का बहुत बड़ा चीज होता है कि बच्चों क्रिएटिविटी होना जरूरी है। जब बच्चे स्वयं कुछ करते हैं तो उनके मन में कई सवाल उठते हैं,
ये कैसे हुआ, अगर ऐसा करे तो क्या होगा, यह उनकी सृजनात्मकता, जिज्ञासा और वैज्ञानिक सोच को क्या होता, बढ़ावा देता। कैसे हुआ, क्यों होगा, क्या हुआ, ऐसे नहीं होगा तो क्या होगा, तरह तरह के मन में क्या होते हैं, प्रश्न उठते हैं बच्चे के, और जब प्रश्न उठेंगे तो वाजिब उसका निदान भी मिलेंगे ही मिलेंगे। आइए, गतिविधि आधारित शिक्षण, पर्यावरण शिक्षण क्या आता है, शिक्षा की आत्मा है। आहा, पर्यावरण क्या है बाबू, शिक्षा की आत्मा है, इसके बिना परमात्मा से मिलन नहीं हो पाएगा। यह कक्षा के नीरस वातावरण को एक आनंददायी प्रयोगशाला में क्या करता है, बदल देता है। इस उपागम के माध्यम से बच्चे न केवल अपने पर्यावरण के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, बल्कि वे इसके प्रति क्या होता है, संवेदनशील और जिम्मेदार भी बनते हैं। या उन्हें रट्टू तोता बनाने के बजाय क्या करता है, एक स्वतंत्र विचारक और अन्वेषक के रूप में बढ़ा करता है कि आप खुद से विचार करिए, आपको रट्टा नहीं बनना है, रट्टू तोता नहीं बनना है, चित्रकूट के घाट पे ऐसे नहीं करना है। आइए 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। अन्वेषण विधि, ये जो एक्सप्लोरेशन मेथड होता है या प्रयोगशाला विधि, ये लेबोरेटरी मेथड होता है, क्या है ये, पर्यावरण शिक्षा में इनका उपयोग कैसे किया जा सकता है, बताइए। किसको, एक्सप्लोरेशन मेथड का और लेबोरेटरी मेथड का, इसे कहते हैं अन्वेषण और प्रयोगशाला विधि। अन्वेषण विधि, प्रयोगशाला विधि मोस्ट वीवीआई टॉपिक है, कई बार प्रीवियस में आया भी है। अच्छा पढ़िए, बेहतर पढ़िए, अच्छे से सीखिए। आइए पहला इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तार्किक सोच विकसित करने के लिए अन्वेषण विधि होना जरूरी है, प्रयोगशाला विधि होना दोनों जरूरी है, दोनों है जरूर, अन्वेषण भी और प्रयोगशाला भी। अधिक महत्व, यद्यपि दोनों विधियों करके सीखने पर बल देती है, लेकिन इनके स्वरूप में थोड़ा सा अंतर है। ये दोनों जो विधि है वो लर्निंग बाय डूइंग कहता है, जॉन डीवी साहब का कहना है, लर्निंग बाय डूइंग के ही है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। सर कैसे अंतर है, चलिए पहला अन्वेषण देखिए, इसे कहते हैं एक्सप्लोरेशन या इसे कहते हैं हेरिस्टिक, हेरिस्टिक मेथड। इसका क्या मतलब होता है, अन्वेषण यानी कि हेरिस्टिक शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मैं स्वयं खोजता हूं। अन्वेषण यानी कि उसे कहते हैं एक्सप्लोरेशन या उसे कहते हैं हेरिस्टिक। हेरिस्टिक का मतलब होता है कि मैं स्वयं खोजता हूं, अपने से आप कर रहे हैं कोई चीज तो अपने से कर रहे हैं तो ज्यादा अनुभवी हो रहे हैं। जी सर, इस विधि में शिक्षक बच्चों को सीधे उत्तर नहीं देता है, बल्कि उनके सामने एक समस्या या प्रश्न रखता है कि सोचो बाबू ऐसे अगर होता तो क्या होता। बच्चा भी सोच रहा है कि ऐसे होता तो क्या होता, तब उसका जवाब दे पाता है बच्चा। उन्हें खुद उसका उत्तर खोजने, एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करता है। तो आपको आंसर खोजने के लिए क्या करेंगे, एक्सप्लोर करने के लिए, व्याख्या करने के लिए, विस्तृत जानकारी के लिए आपको हम खुद मोटिवेट करेंगे, आप खुद से जानिए, प्रयत्न करिए। पर्यावरण शिक्षा में उपयोग क्या है, शिक्षक बच्चों को कह सकता है पता लगाओ कि तुम्हारे गांव या मोहल्ले के अलग अलग पेड़ों की पत्तियां किस आकार की है, पता लगाओ। अब बच्चा क्या करेगा, गांव में या मोहल्ले में जाके जितना भी पेड़ है सब कहेगा, पता लेके आएगा। बच्चे स्वयं बाहर जाएंगे, पत्तियों को इकट्ठा करेंगे, उनका अवलोकन करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे कि नीम, पीपल, आम की पत्तियां अलग अलग होती है, उनकी खोज की प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलेगा कि भाई वो खुद देख रहा है, वो खुद से देखा कि सब तरह का पेड़ के पत्ते लाए तो अलग अलग प्रकार के। इसका मतलब है अन्वेषण मेथड काम आ रहा है, बच्चा कहीं ना कहीं अपने से सीख रहा है। दूसरा क्या है सर, प्रयोगशाला। अन्वेषण मेथड समझ में आ गया। दूसरा ही प्रयोगशाला विधि, इस विधि में पूर्णतः प्रयोगिक चीज है, ये प्रयोग करके सीखता है बच्चा, प्रयोग करके सीखेगा, जिसमें एक नियंत्रित वातावरण, प्रयोगशाला में उपकरणों और सामग्रियों की सहायता से क्या होता है, प्रयोग किए जाते हैं और सिद्धांतों की सत्यता जांची जाती है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के लिए प्रकृति स्वयं एक प्रयोगशाला है। प्रकृति क्या है, खुद ही एक प्रयोगशाला है, जहां हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रयोग करके सीखते हैं और फिर आगे सुधारते हैं अगर गलतियां हो तो, है ना। इंप्रूवमेंट ही तो क्या है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी और इंप्रूवमेंट ही जीवन की सबसे बड़ी पैदान है। इंप्रूवमेंट से क्या होता है, हम लोग रूबरू हो जाते हैं और रूबरू हो जाते हैं कि अपने पहले क्या किया था और अब आगे क्या करेंगे। कक्षा को भी एक छोटी सी प्रयोगशाला में बदला जा सकता है, कक्षा भी क्या है, एक छोटा सा प्रयोगशाला ही है। पर्यावरण शिक्षा में उपयोग क्या है, कक्षा में ही पानी के वाष्पीकरण, घुलनशीलता का बीज के अंकुरन का प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए शिक्षक 3 गिलास लेकर के बच्चों से चीनी, रेत, नमक ये 3 चीज भरने के लिए बोले, तीनों गिलास ले लिए, बोले बाबू एगो में चीनी रखो, एगो में रेत रखो, एगो में नमक रखो। आपको पानी में घोलने का प्रयोग करा सकते हैं, जिससे क्या होता है, बच्चे स्वयं देखेंगे कौन सी चीज पानी में घुलती है और कौन सी नहीं घुलती है।
इसे क्या कहते हैं? प्रयोगशाला मेथड। प्रयोगशाला विधि से जल्दी बच्चा सीखता है। निष्कर्ष पे आइए, निष्कर्ष क्या है? अन्वेषण और प्रयोगशाला विधियां बच्चों को निष्क्रिय श्रोता से सक्रिय खोजकर्ता में बदल देती है। वाह! निष्क्रिय श्रोता से खोजकर्ता में बदल देगा, डिस्कवरी टाइप का। बच्चा खुद अब क्या हो रहा, कुछ खोज खुद कर पा रहा, तो अच्छा बात ना है। अन्वेषण विधि क्या करता है? जहां बच्चे में खुले परिवेश में जिज्ञासा, स्वतंत्रता, अवलोकन क्षमता को जन्म देती है। वही प्रयोगशाला विधि उन्हें नियंत्रित तरीके से प्रयोग करने, डेटा एकत्र करने, सटीक वैज्ञानिक निष्कर्ष तक पहुंचाने का तार्किक व कौशल प्रदान करती है। इन दोनों के संतुलित प्रयोग से पर्यावरण अध्ययन अत्यधिक रोचक और प्रामाणिक बन जाता है। दोनों के क्या होता है? संतुलन से। प्रयोगशाला विधि और क्या होता है दूसरा? अन्वेषण। अन्वेषण विधि, दोनों विधि का आप क्या करेंगे? अन्वेषण का, प्रयोगशाला का, दोनों विधि का अगर प्रयोग करेंगे तो बच्चे क्या होते हैं? बहुत सीखते हैं। और बच्चे सीखेंगे तो क्या होगा? एक्टिव लर्नर बनेंगे, और एक्टिव लर्नर बनेंगे तो आने वाला कल उसका बेहतर पल होगा। आइए 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से बच्चों में करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, वही बात जॉन डीवी साहब का कहना है कि प्रकृति की प्रवृत्तियों का विकास कैसे किया जा सकता है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करिए। कैसे करेंगे ये सब प्रवृत्ति का विकास बच्चों में? करके सीखने वाला। महान शिक्षाविद जॉन डीवी ने करके सीखना, नाम मत भूलिएगा, जॉन डीवी साहब ने क्या बोला थे? करके सीखना। मारिया मोंटेसरी क्या बोले थे? लर्निंग बाय प्लेइंग। इस सिद्धांत को शिक्षा का आधार माना है, बेस माना है शिक्षा का ये, कि करके सीखना। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस इस सिद्धांत को लागू करने के लिए सबसे उपयुक्त विषय है, सबसे अच्छा विषय है करके सीखने के लिए। तो पूरे सभी पेपर में ईवीएस है, पर्यावरण है, जो F10 में आपको पढ़ना है, एग्जाम कल देना है, क्योंकि इसका सीधा संबंध बच्चे के दैनिक जीवन और तरह की भौतिक परिवेश से होता है। रटकर प्राप्त किया गया ज्ञान बच्चा जल्दी भूल जाता है, राइट? लेकिन जो कार्य वो स्वयं कर अपने हाथों से करता है उसका ज्ञान अस्थायी होता है। शिक्षक निम्नलिखित उदाहरणों और गतिविधियों के माध्यम से इस प्रकार की प्रवृत्ति का विकास कर सकते हैं, और इसका लर्निंग बाय डूइंग का। पहला, बीज अंकुरन। एक एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं जो व्यवहारिक ज्ञान से जुड़ा हुआ है कि बीज कैसे अंकुरन होता है, इसके बारे में सिखाइए बच्चों को। किताब में बीज बोने की प्रक्रिया पढ़ाने के बजाय शिक्षक हर बच्चे को मिट्टी से भरा एक छोटा सा गमला, प्लास्टिक का डब्बा और कुछ बीज जैसे कि चना या मटर दे सकते हैं। बच्चे स्वयं मिट्टी के बीज क्या क्या करेंगे? मिट्टी में बीज बोएंगे, रोज पानी देंगे, उसे अंकुरित होने के अवलोकन करेंगे। इस करके सीखने के से वे पौधों की वृद्धि, धूप, पानी की आवश्यकताओं को गहराई से समझेंगे। अपने से करेगा ना बच्चा तो जल्दी सीखेगा उस चीज को, राइट ना? नेक्स्ट आगे, कचरा प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट और वर्गीकरण कैसा करना है। अगर बच्चे कचरा, घर की कचरा है, उसको कैसे, गीला कचरा है, सूखा कचरा कैसे फेंकना, कंपोस्ट कैसे बनवाना, इस सब के बारे में जानकारी मिलेगा उसको। कक्षा में गतिविधि आयोजित की जा सकती है जहां बच्चे सूखे कागज, प्लास्टिक, गीले फलों के छिलके, कचरे को अलग अलग कूड़ेदान में नीला और हरा में डालने का अभ्यास करेंगे। और ये सब टीचर से ही सीखते हैं बच्चे, शिक्षक को भी ऐसे ही करना चाहिए ताकि बच्चे भी सीखे उनसे कि गीला कचरा कहाँ डालना है और सूखा कचरा कहाँ डालना है। वे सेंग कंपोस्ट, खाद बनाने का एक छोटा सा गड्ढा भी तैयार कर सकते हैं, और यह उन्हें पर्यावरण संरक्षण के प्रति क्या होता है? संवेदनशील बनाएगा कि कचरा से कैसे खाद बनता है, गीला कचरा से वो बना भी सकता है चाहेगा तो। पानी की बचत और प्रदूषण का अध्ययन ये भी कराइए बच्चा का। शिक्षक क्या करे? बच्चे को एक सप्ताह का अपने घर में पानी का उपयोग नहाने, कपड़े धोने, बर्तन धोने का एक साधारण चार्ट बना के दीजिए कि बाबू एक सप्ताह तक जो पानी का प्रयोग करते हो ना तुम उसका चार्ट बनाओ। और फिर चार्ट के हिसाब से क्या करेगा? देखेगा कि वे बच्चे स्वयं नोट करेंगे कि कहाँ पानी बर्बाद हो रहा और उसे कैसे बचाया जा सकता है। जब अपने से देखेगा तो जल्दी सीखेगा, आप कहिएगा तो जल्दी नहीं सीखेगा। आप कहिएगा पानी बचाओ पानी बचाओ, वो कहेगा पहले हमको बचाओ तब पानी बचाना। आइए, स्थानीय कला और शिल्प, मिट्टी, क्ले से करेगी जानवर या बर्तन बनाना, पुराने कागजों से कपड़ों, उपयोगी वस्तुएं बनाना, ये सब क्या होता है? बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, यानी कि हमको बेस्ट आउट मतलब अच्छा कर सकते हैं किसे? वेस्ट वाला चीज से बनाना भी करके सीखने का बेहतरीन उदाहरण है जो बच्चों में सृजनात्मकता का बढ़ता है। कि अब जैसे क्लास कर रहे होंगे एप्लीकेशन पे तो उसमें सिखाए थे कि घर के जो वेस्ट कचरे होते हैं आप उसमें सूखा कचरा है, गीला कचरा है, गीला कचरा से आप क्या करेंगे?
वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, उसका प्रोसेस बताए थे एप्लीकेशन पे। और फिर सूखा चीज से कैसे बनाएंगे, तो घर में जैसे कि कपड़ा है तो उसको मैट बना लेंगे। अब जैसे कि पन्नी उन्नी है तो उसका क्या चीज करना है, उसका एक सुंदर सा क्या करेंगे, आपका बुके बना सकते हैं, उसको सुंदर से क्या करते हैं कि डिकोरेट करने वाला आपका फ्लावर्स बना सकते हैं। कई तरीका से ये बनाने का कला सिखाया जाता है। जो रेगुलर क्लास करेगा तब ना आंसर लिख लेगा। आप लोग रेगुलर क्लास करते नहीं है। अभी बोलेंगे सेकेंड ईयर का रेगुलर क्लास करिए तो नहीं करिएगा, गलती फिर करिएगा, फिर सेकेंड ईयर का एग्जाम आएगा तो खुद व्याकुल हो जाइएगा। ऐसा क्यों करते हैं, एक बार आपने जो किया सो किया, अब तो सुधर जाए। कल के शिक्षक बनने वाले हैं, आपका खुद ऐसा अगर हैबिट अच्छा नहीं है, आप बेहतर नहीं करते, अपने जीवन से नहीं सीखते हैं, तो कल बच्चों को क्या सिखाइएगा। इसलिए अपने आप में दृढ़ निश्चय करिए कि सर हम सेकेंड ईयर क्लासेस रेगुलर करेंगे और अपना सेल्फ नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चन आंसर बनाएंगे और एग्जाम में सबसे बेहतर नंबर लाएंगे और उसी के पैटर्न पर सीटेट निकालेंगे। वेरी वेरी इजी। आइए बाबू, निष्कर्ष क्या है, पर्यावरण अध्ययन में करके सीखने की जो प्रवृत्ति होती है, ये कैसा होता है, का विकास करने से शिक्षण प्रक्रिया जीवंत हो जाता है, अर्थपूर्ण हो जाता है, जिसका कोई सेंस निकले। जब बच्चे स्वयं अपने हाथों से प्रकृति और सामग्रियों का साथ अंतः क्रिया करते हैं तो उनका संज्ञानात्मक और क्रियात्मक विकास तेजी से होता है। यह दृष्टिकोण उन्हें पर्यावरणीय चुनौतियों का केवल किताबी जानकार नहीं बल्कि वास्तविक जीवन का एक सक्रिय समस्या के साधनकर्ता बनाता है। और समाधानकर्ता का मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आपको जीवन में कोई भी क्वेश्चन आता है, समस्या आता है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, इसे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हो। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा, बालक के विकास में परिवेश की क्या भूमिका है। परिवेश कैसा, इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए। अरे भैया बालक विकास कर रहा हो, इन्वायरमेंट में ही तो कर रहा है, तो कैसा होना चाहिए। परिवेश किस प्रकार के बच्चों के पर्यावरण शिक्षा का आधार बनता है, इसको स्पष्ट करिए। देखिए बतवा सेम पूछ रहा है, आप बात तरह घुमा घुमा के पूछ रहा है, आपको अच्छा से पकड़ रहेगा तब अच्छे से लिख पाओगे इसे, राइट ना। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट पर। इसके आंसर समझने से पहले आपको 1 मिनट का छुट्टी, 1 मिनट वेट करिए तो। तो हमको दवा खाना था 9 बजे, 9 बज गए हैं 11।
चलिए बाबू कंटिन्यू करें। थैंक यू फॉर वेटिंग। चलिए वेटिंग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए तो आगे बढ़ते हैं। बालक के विकास में परिवेश की क्या भूमिका है? परिवेश मतलब इन्वायरमेंट। तो बालक के विकास में इन्वायरमेंट की क्या भूमिका है? परिवेश किस प्रकार बच्चों के पर्यावरण शिक्षा का आधार बनता है, स्पष्ट करिए। आई मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजिस्ट लोग क्या कहते हैं और शिक्षा शास्त्र जो फिलोसफर है वो क्या कहते हैं? में ये एक सामान्य सा तथ्य है कि किसी भी बालक का विकास केवल अनुमानसिकता से नहीं होता है, केवल अनुवंशिकता से नहीं होता, वातावरण और अनुवंशिकता के मल्टीप्लाई से होता है। क्या आप सीटेट में पढ़े होंगे कि डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडेटरी इनटू इन्वायरमेंट, पढ़े थे ना कि क्या होता है? अनुवांशिकता और गुना गुना इन्वायरमेंट से होता है, बल्कि उनके उसके परिवेश यानी कि इन्वायरमेंट का अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका होता है। दोनों के मल्टीप्लाई से होता है। डेवलपमेंट इक्वल टू ई एच इंटू ई। ओके, परिवेश का अर्थ है बच्चे के आसपास कि वह चीज भौतिक, पेड़ पौधे, मौसम, घर, ये सब सामाजिक, माता पिता, पड़ोस, ये दोनों मिलके पर्यावरण बना है। पर्यावरण में ये दोनों चीज है, सामाजिक भी और भौतिक भी। यानी कि हम लोग के घर के अगल बगल में पेड़ पौधे हैं, मिट्टी है, पहाड़ है, झरना है, ये सब क्या नदियां हैं, घर हैं, ये सभी पर्यावरण का हिस्सा है। और समाज भी पर्यावरण का हिस्सा होता है। तो दोनों के मेल से पर्यावरण बना है, दोनों के मेल से ही जीवन कि बच्चे राहें भी खोजेंगे, रास्ते भी अच्छे समझेंगे, जो उसे प्रभावित करती है। राइट ना, दोनों प्रभावित करता है और दोनों को मिलकर क्या बना है? इसी से मिलकर बना है परिवेश। परिवेश दोनों के मिलकर बना है। आई बालक के विकास में परिवेश की भूमिका क्या है? संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये सब कई प्रकार के विकास होते हैं। यहां से पॉइंट बना करके डायग्राम बना लीजिएगा अच्छा से। देखिए डायग्राम कहां बनाना है, कई बच्चे कमेंट करते हैं डायग्राम वहां बनाना है जहां पॉइंट बनता हो। हमें कहना ना पड़े आपको, जहां जहां पॉइंट बनता है वहां आप डायग्राम बना सकते हो। राइट ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बालक अपने आसपास की दुनिया को देखकर, सुनकर और उसे स्पर्श करके ही अपने मस्तिष्क में धारणाएं बनाता है। एक समृद्ध और प्रेरणादायक परिवेश बच्चे की बुद्धि, तर्क क्षमता, भाषा को तेजी से क्या करता है? विकसित करता है। कि आपको जब बच्चा काफी ज्यादा कोई चीज के प्रति संवेदन देता है, अब बालक अपने आसपास की दुनिया को देखकर, सुनकर, उसे स्पर्श करके अपनी मस्तिष्क की धारणाएं बनाता है। वो देखता है कैसा होना चाहिए। जो चीज के बारे में आप सोच रहे हैं क्या बच्चा वही सोच रहा होगा? वैसा ही नहीं सर, अलग सोच रहा होगा। समृद्ध और प्रेरणादायक परिवेश बच्चे की बुद्धि, तर्क क्षमता, भाषा को तेजी से क्या करता है? विकसित करता है। इसलिए बच्चों को भ्रमण पे ले जाना चाहिए, टूर पे ले जाना चाहिए। सामाजिक और संवेगात्मक विकास का, सोशल और इमोशनल, बच्चा परिवार समाज के परिवेश में रहकर ही प्रेम, सहानुभूति, नियम, सहयोग, संस्कृति सीखता है। करके स्वस्थ सामाजिक परिवेश उसे एक संतुलित और संवेगात्मक रूप से मजबूत इंसान बनाता है। अगर समाज अच्छा रहेगा और बहुत ही स्वच्छ और स्वस्थ रहे तभी तो बच्चे उससे सीखेंगे भी अच्छा। और समाज ही अगर गलत है, अगर वहीं से कोई ईर्ष्या, बैर, घृणा, द्वेष ये सब बच्चा सीख रहा है तो फिर तो गलत तरीका सीख रहा है वो। शारीरिक विकास भी होता है बच्चों का समाज से। कैसे? भौतिक परिवेश, जलवायु, शुद्ध हवा, पौष्टिक भोजन, साथ ही में खेलने के लिए उपलब्ध खुले मैदान बच्चे के शारीरिक विकास की नींव रखते हैं। साथ ही बच्चे अपनी फिजिकली जो है ना, जो भी ग्रोथ होता है उसके बारे में क्या होता है? समाज में भी रह के सीखते हैं। सभी बच्चों के साथ रहना, वहां से सीखना, ये भी तो सामाजिक गुण ही है ना। चलिए बाबू, परिवेश पर्यावरण शिक्षा ईवीएस का आधार कैसे बनता है? एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों को सीखे कि सीधे वैश्विक और अमूर्त बातें नहीं सिखाई जानी चाहिए। एक के बार हम लोग को वो बातें नहीं देना चाहिए जो अमूर्त है। बच्चे चिंतन करेंगे, सोच करेंगे, वो डायरेक्ट बच्चा नहीं सीखता है। ईवीएस की शुरुआत बच्चे की क्या होता है? ज्ञात से अज्ञात और स्थानीय से क्या होता है? अपरिचित की तरफ जाता है। पहले क्या होता है? ज्ञात चीज सिखाई जो बच्चों को पहले से मालूम हो और विजिबल टाइप का हो, ठीक ना। फिर उसके बाद अज्ञात में जाएगा वो, पहले जानकारी से तब अनजाने की तरफ जाएगा वो। पूर्व ज्ञान को जोड़ना, प्रियर नॉलेज से क्या होता है? जुड़ाव। पहले इससे पहले क्या पढ़े? इस आप कक्षा 3 में पढ़ा रहे हैं तो 2 वाला कक्षा की बात करिए, आप चैप्टर 5 पढ़ा रहे हैं तो 4 चैप्टर की बात करिए, या उसके परिवेश में जो चीजें उपलब्ध है उसकी बात करिए। पीपल का पेड़ देखे हो, हाँ,
कैसा पत्ता होता है, ऐसा होता है। क्या उस पत्ते में एक रेगे होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं? आप सिखाइए उसको तो अच्छे से सीखेगा वो, राइट ना। बच्चा विद्यालय आने से पहले अपने परिवेश से पेड़ पौधे, जानवर, यातायात, साधनों, रिश्तों का ज्ञान लेकर आता है। कौन फुआ है, कौन दादी है, कौन ये है, सब ज्ञान रहता है उसको। परिवेश बच्चों का पूर्व ज्ञान है। ईवीएस इसी नींव का नई इमारत खड़ी करेगा। उसका पूर्व ज्ञान जो है ना, उसी पर से आपको सिखाना है। वो पहले से है, ओकरे पर से आगे बढ़ाना है उसको, राइट। वास्तविक प्रयोगशाला परिवेश ईवीएस की सबसे बड़ी और प्राकृतिक प्रयोगशाला है। यहाँ कक्षा की तरह कृत्रिमता नहीं होती है। जब बच्चा खेत, तालाब, बाजार का प्रत्यक्ष अनुभव करता है तो वही उसका सबसे मजबूत पाठ्यक्रम बन जाता है कि एक्सपीरियंस आ रहा है उसको। आइए निष्कर्ष पे आते हैं। बालक का विकास, उसका परिवेश एक दूसरे के क्या है, पर्याय है। विकास और उसका परिवेश क्या है, एक दूसरे के पर्याय है। परिवेश ना केवल बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास को आकार देता है, बल्कि पर्यावरण अध्ययन के लिए भी क्या है, सबसे प्रमाणिक पाठ्य पुस्तक का कार्य भी करता है। कि आपको जो लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, रियल अनुभव आना, जो आप एक्सपीरियंस होता है, वो चीज बच्चे को कब आता है, जब परिवेश में रहता है तब। शिक्षक के लिए यह अनिवार्य है कि बच्चे के इस प्रकृति परिवेश को ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रारंभिक बिंदु और आधार माने। स्टार्टिंग का यहीं से होता है। बच्चा अपने परिवेश में जो रहता है उस चीज को सीखता है और वहीं से फिर आगे बढ़ता है धीरे धीरे आधार मान कर, ताकि शिक्षा क्या हो, स्वाभाविक हो और अर्थपूर्ण हो। ऐसा शिक्षा हो जो स्वभाव से जुड़ा हुआ हो। ऐसा नहीं कि आप पढ़ा कुछ और रहे हैं और किताबें में कुछ और दिया हुआ है और जीवन कुछ और तरह से ले जा रहा है, तो फिर कहीं कहीं से दूर दूर तक वास्ता नहीं है उसका। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। बच्चे के परिवेश में विविधताओं की समझ एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? अभी भी जस्ट बताएं आपको कि परिवेश मतलब उसके अगल बगल के वातावरण में क्या देखता है वो। भौतिक चीज भी देखता है और सामाजिक चीज भी देखता है। तो दोनों को लेकर के कह रहे कि ये जो विविधताएं होते हैं बच्चे के परिवेश में, कि समझ एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है। शिक्षक ये चीज क्यों जानना चाहता है? क्योंकि शिक्षक उसी परिवेश में बच्चे से वाकिफ करवाएगा, उसको रूबरू करवाएगा उस परिवेश से। तो टीचर जानना जरूरी नहीं है क्या? जानना बहुत जरूरी है। जानकारी रखेगा टीचर तब ना बेहतर करेगा। कक्षा में आने वाले सभी बच्चे एक ही सांचे में ढले हुए नहीं होते। वे समाज के अलग अलग हिस्सों और अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, ठीक ना। उनके भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवेश में भारी विविधता, डाइवर्सिटी होती है। एक सफल और प्रभावशाली शिक्षक के लिए परिवेशीय विविधता की गहरी समझ होना चाहिए, अत्यंत आवश्यक है, जिसके प्रमुख निम्नलिखित है। इसके क्या क्या प्रमुख कारण होते हैं, ये निम्नलिखित है, जल्दी जानिए। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अगर परिवेश का ज्ञान नहीं रहता है शिक्षक में, तो बच्चों से कैसे वाकिफ होंगे, बच्चे कैसे जान पाएंगे उसको। इसलिए परिवेश का ज्ञान जो है शिक्षक में होना ही चाहिए, ये कंपलसरी है। पहला, पूर्व ज्ञान, प्रियर नॉलेज का सही उपयोग। एक गांव से आने वाले बच्चे का परिवेश ज्ञान, जैसे खेती, जानवर, नदियां। एक शहर से आने वाले बच्चे से ट्रैफिक, ऊंची इमारतें, मॉल, ये सब का ज्ञान होना जरूरी होता है। सब तरह का नई नॉलेज रहेगा तभी बच्चा कैसे अपने परिवेश में रह पाएगा। और रहता भी है ना, जरूर उससे वाकिफ होगा, जरूर उससे वाकिफ होगा। ऐसा नहीं कि नहीं जानता होगा उससे, बिल्कुल अलग होता है। यदि शिक्षक इस विविधता को समझेगा तो वह दोनों प्रकार के बच्चों को पूर्व ज्ञान का सम्मान करते हुए पाठ को उनके जीवन से जोड़ पाएगा, जोड़ेगा उस पाठ को, और वो बेहतर समझ पाएगा उसको कि हाँ इस तरह के परिवेश में क्या क्या मिलता है समाज में। और उसी से जुड़ा हुआ जब चैप्टर पढ़ेगा, उसमें कंटेंट आएगा, तो बच्चा वाकिफ हो जाएगा दोनों चीज से कि हाँ हमने अपने परिवेश में भी नदियों को देखा है और चैप्टर में भी नदियों के बारे में पढ़ा है। मैंने खेतों में गेहूं के फसल को देखा है, मैंने चैप्टर में भी गेहूं को पढ़ा है। इससे क्या होता है, ज्यादा बच्चा सीखता है उस चीज से, राइट ना। नेक्स्ट आगे, समावेशी शिक्षा, ये तो आप लोग का फेवरेट टॉपिक है। विविधता की समझ शिक्षक को कक्षा में एक ऐसी समावेशी, समावेश, सबका एक साथ सबका विकास, लोकतांत्रिक वातावरण बनाने में मदद करती है, जहां किसी भी बच्चे के साथ उसकी जाति, धर्म, भाषा, आर्थिक स्थिति क्या करते हैं आधार पर भेदभाव ना हो। शिक्षक सभी संस्कृति, त्योहार, वेशभूषा, भोजन के उदाहरण कक्षा में समान रूप से प्रस्तुत करता है सकता है, और ये प्रस्तुत करना भी चाहिए, ताकि सब बच्चे क्या होते हैं कि अगर उसका वेशभूषा, जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं जिस परवरिश में,
वहाँ वातावरण में क्या होता है, सब कुछ एकदम एक समान होता है, अमीरों गरीबों में भेदभाव होता है और सभी संस्कृतियां अलग अलग होते हैं, त्योहार अलग अलग, वेशभूषा, भोजन, इस सब के बारे में जानकारी दीजिए उसको। कुछ ऐसे होते हैं समान होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अलग अलग होते हैं। इसकी जानकारी मिलेगा तो बच्चा वाकिफ हो पाएगा उसी से। व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अनुसार शिक्षण, हर बच्चे की सीखने की गति और की तरीका उसके परिवेश पर निर्भर करता है। कुछ बच्चे समृद्ध परिवेश के कारण बहुत ही मुखर, एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं, जबकि कुछ संकोची होते हैं। मन ऐसा बच्चा होता है जो बहुत ज्यादा आपको आगे आगे बोलेगा, जल्दी बोलेगा, जो भी पूछेंगे तुरंत उससे ज्यादा जवाब दे देगा, जो बोलना चाहिए उससे ज्यादा कहीं बोल रहा। और एक बच्चा हो जाता है संकोची टाइप, कुछ बोलने से पहले संकोच करता है कि हम बोले कि नहीं बोले। इस समझ के आधार पर शिक्षक अपनी शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड को क्या करता है, विविधता ला सकता है। उसमें काफी डिफरेंस आ जाएगा कि जो बच्चा बहुत सीख रहा है उसको जल्दी आपको सीखने में आ जाता है, जो नहीं सीख रहा उसको थोड़ा सा लेट में आता है तो उसको थोड़ा सा ज्यादा विशेष ध्यान दे। आई, हीन भावना और पूर्वाग्रह से बचाव, ये नहीं होना चाहिए, खास करके हीन भावना और पूर्वाग्रह से बचाव। यदि शिक्षक को बच्चों की पारिवारिक और आर्थिक परिवेश की समझ नहीं होगी तो वह अनजाने में कुछ बच्चों को ठेस पहुंचा सकता है। जैसे महंगे प्रोजेक्ट बनवाना जो गरीब बच्चे ना बना सकते हैं, अगर ऐसे प्रोजेक्ट दे दीजिएगा जो बहुत महंगे हैं। अब गरीब बच्चा भी है क्लास में, आप समझ नहीं रहे कि वो गरीब है, वो परिवेश से आप वाकिफ नहीं है, तो फिर आपका द्वारा दिए गए कार्य से बच्चे बहुत क्या करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि भाई इतना महंगा हम कैसे बना लें। विविधता की समझ शिक्षक के पूर्वाग्रह मुक्त अनवेज्ड बनाती है, और वो ऐसा होना भी चाहिए कि हर टीचर को अपने परिवेश से वाकिफ होना चाहिए, जिस परिवेश में आप पढ़ा रहे हो, जहां आप रह रहे हो, जहां बच्चे रह रहे हैं, इस सब चीज से वाकिफ होना चाहिए। आइए बाबू, निष्कर्ष क्या करा, कक्षा एक छोटा समाज है, लघु कहता है, इसको लघु समाज कहा जाता है, का रूप होती है। बच्चे के परिवेश में मौजूद विविधताओं की समझ एक शिक्षक के को केवल ज्ञान देने वाला यंत्र नहीं, बल्कि एक संवेदनशील और न्यायपूर्ण मार्गदर्शक, फैसिलिटेटर बनाती है। यह समझ शिक्षक को यह सुनिश्चित करने में सक्षम बनाती है कि शिक्षा हर बच्चे के लिए क्या है, प्रासंगिक, सम्मानजनक और आनंदीय, चाहे वो किसी भी परिवेश से क्यों ना आए। यह विविधता भारत जैसे देश में सबसे बड़ी ताकत होती है। भारत में क्या है, विविधता में एकता है कि हर तरह के परिवेश से आने वाला बच्चा कक्षा में जब पढ़ता है तो एक ही तरह के शिक्षक और एक ही तरह की पढ़ाई से बेहतर कर लेता है। कितनी अच्छी बात है, हर परिवेश से आने वाला बच्चा अलग अलग होता है, फिर भी सीखता है एक समान। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं बाबू। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा शिक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण में शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डाले। तो घर से को टॉर्च लेके जाइएगा और ऐसे कहेगा प्रकाश डाले, बस तुरंत वहां पे टॉर्च जला करके प्रकाश डाल दीजिएगा, ठीक ना? ना जी ना, प्रकाश डाले का मतलब विवरण करिए, स्पष्ट करिए, डिटेल में बताइए उसका। इन्हें कि यहाँ एगो टॉर्च का फोटो बना दीजिएगा, इस पर प्रकाश डाल दीजिएगा, लो डाल दिए। एगो सुने संतोष है, एगो और बना देते हैं इधर से, लो, है ना? ऐसे नहीं प्रकाश डालना है, इसका डिस्क्राइब करना है इसको। आइए, पर्यावरण अध्ययन ईबीएस केवल एक किताबी विषय नहीं है, ये जीवन में उतारने वाला विषयों का आत्मा है, ये आत्मा, है ना? तो विषय मर जाएगा तो आत्मा भटकते रहेगा, इसलिए नहीं, इसको मरने नहीं देना है, बल्कि यह जीवन जीने का एक क्या है, कला भी है। इस कला को बच्चों के भीतर विकसित करने में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुआयामी है। मतलब एक से ज्यादा डायमेंशनली काम करेगा टीचर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक अब केवल ज्ञान देने वाला नहीं बल्कि फैसिलिटेटर भी है, मार्गदर्शक की तरह काम करता है। खाली ज्ञान नहीं देंगे, मोटिवेशन भी। आजकल के जमाने में क्या होता है, थोड़ी सी किताब से बाहर कुछ बोलेंगे तो बच्चा कमेंट करेगा, सर अब आउट ऑफ सिलेबस मत बोलिए, सिर्फ पढ़ाइए, सिर्फ पढ़ाइए। हमें लग रहा है उस बच्चे को सिखाना चाहिए कि देखो तुम्हारा मास्टर जो एनसीएफ 2005 को फॉलो कर रहा है, वो केवल ज्ञान नहीं दे रहा है, वो बाहरी दुनिया से आपको वाकिफ भी करा रहा है। कक्षा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होता है सर? सीखने का उचित वातावरण करके बनाना। ऐसा वातावरण होना चाहिए जो सीखने के लिए उचित हो, बच्चा जल्दी सीख पाए उसी को। शिक्षक का पहला कार्य कक्षा में एक ऐसा लोकतांत्रिक और भय मुक्त वातावरण तैयार करना है जहां बच्चे अपनी परिवेश से जुड़े सवाल पूछने में संकोच ना करें, राइट। दूसरा, पूर्व ज्ञान का उपयोग। शिक्षक बच्चों के स्थानीय परिवेश और उनके पूर्व ज्ञान को कक्षा की चर्चाओं का
आधार बनाता है ताकि बच्चे नए ज्ञान को अपने वास्तविक जीवन से आसानी से जोड़ सके, वो इजी वे में जोड़ सके। गतिविधि आधारित शिक्षण ये कैसा होता है सर? एक आदर्श शिक्षक रटंत प्रणाली को त्याग करके बच्चों को करके सीखना, जॉन डीवी साहब, करके सीखना। अच्छा टीचर रहेगा तो उसको रटंत प्रणाली को हटाएगा, वो करके सीखने पर बल देगा। वह कक्षा में अन्वेषण करेगा, बच्चा को एक ऐसा प्रोजेक्ट देगा जहां लर्निंग बाय डूइंग हो, प्रोजेक्ट वर्क करवाएगा, प्रयोग देगा, ज्यादा क्षेत्र भ्रमण करेगा, फील्ड ट्रिप कराएगा। इसे रुचिकर गतिविधियों का आयोजन करता है जहां बच्चा इंटरेस्ट भी रखे और बहुत कुछ सीखे भी। समावेशी दृष्टिकोण, शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि पर्यावरण शिक्षण के दौरान कक्षा में जाति, धर्म, लिंग आधार पर कोई भेदभाव ना हो, सभी बच्चों को समान अवसर मिले, इक्वल मिले। पर्यावरण संरक्षण में शिक्षक की भूमिका कैसा होता है अभी अभी आपने बढ़ा, उसी को एक अलग से पॉइंट बना करके लिख दीजिएगा तो ज्यादा बेहतर, अच्छा होगा। अगर 10 नंबर यहाँ पूछा तो और बेहतर करिए और डिस्क्राइब कर दीजिए इसको अच्छा से, राइट ना। आदर्श प्रस्तुत करना, रोल मॉडल होना। बच्चे शिक्षक का अनुकरण करते हैं, जैसे आप करेगा वैसे ही बच्चा भी करेगा। अगर आप बिजली नहीं बचाते तो बच्चा भी क्या करेगा? नहीं ना बचाएगा। देखता कि मास्टर साहब खुद पगला है, हम तो महापागल होंगे। यदि शिक्षक स्वयं बिजली बचाता है, पानी व्यर्थ नहीं करता है, पूरा सही जगह फेंकता है, तो बच्चे स्वाभाविक रूप से क्या करते हैं? टीचर का अनुकरण करके यही सब बात सीखते हैं। जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन, शिक्षक विद्यालय में करेगी इको क्लब की स्थापना करेगा, मतलब सबको एक साथ रखकर कुछ बातें को रखना, कुछ बातें को शेयर करना। आगे या कुछ काम देना, जैसे वृक्षारोपण करवाना अभियान, नुक्कड़ नाटक खेलवाना, पर्यावरण दिवस 5 जून जैसे कार्यक्रमों पर आयोजन करके बच्चों को, समुदाय को संरक्षण के प्रति जागरूक कर सकता है। 5 जून याद रखिएगा, 5 जून क्या होता है? पर्यावरण दिवस। निष्कर्ष पे आइए, पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण के क्षेत्र में शिक्षक एक सेतु है, ब्रिज है की तरह कार्य करता है, जो बच्चे को उसकी प्राकृतिक और सामुदायिक दुनिया से जोड़ता है। शिक्षक केवल पर्यावरणीय समस्याओं को जानकारी नहीं देता है, बल्कि वह बच्चों के मन में प्रकृति के प्रति प्रेम, संवेदनशीलता, जिम्मेदारी ऐसा बीज बोता है जो भविष्य में एक तरह की सुरक्षित और हरित समाज के रूप में फलता फूलता है और बच्चा वहां से बहुत विकास करता है। अगले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 नंबर, पर्यावरण अध्ययन के लिए प्रकृति एक प्रयोगात्मक प्रयोगशाला है की तरह है तथा प्रकृति क्या करता है? हमारे लिए वरदान है। उदाहरण देकर समझाइए। तो पर्यावरण अध्ययन के लिए प्रकृति क्या है? प्रयोगात्मक प्रयोगशाला है और प्रकृति का हमारे लिए वरदान है। इसका उदाहरण दे करके समझाइए, स्पष्ट करिए। सब 10 नंबर में पूछ लेगा, 10 नंबर या मेरे को पूछ देगा ये। आइए चलिए जानते हैं। पहले क्या करा? पर्यावरण अध्ययन ईबीएस के शिक्षण में प्रकृति का स्थान सर्वोपरि है। प्रकृति न केवल हमारे जीवन का आधार है, बल्कि यह शिक्षा का सबसे बड़ा और सबसे प्रमाणित स्रोत भी है। इस कथन को 2 मुख्य भागों में समझा जा सकता है, 2 अलग अलग मुख्य भाग में समझा जा सकता है। पहला, प्रकृति के एक प्रयोगात्मक प्रयोगशाला की तरह, इसको क्लियर करिए पहले, तब दूसरा क्लियर करिएगा प्रकृति का हमारे लिए वरदान है। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी के अंदर पूरी तरह से नहीं सीखा जा सकता है। खाली किताबों में बता देंगे वो क्लियर नहीं है। जब तक कि आप वातावरण में नहीं जाएंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। इसके लिए भौतिक, जैविक परिवेश, प्रकृति स्वयं एक खुली और विशाल प्रयोगशाला है। जब आप जाएंगे वातावरण में, जैसे परिवेश करेंगे, तो वैसे ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वहां से वाकिफ होते हैं तो वो ज्ञान भी आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधारशिला बना देता है। उदाहरण के लिए बीज अंकुरण, बच्चे को किताब में या रटाने के बजाय कि बीज कैसे उगता है, इसके जगह क्या करिए कि मिट्टी, प्रकृति के बीज बोने को कहा जा सकता है। बच्चा स्वयं खोज देखेगा, पानी, धूप, मिट्टी प्रयोग कैसे कर सकते हैं, नन्हा पौधा बाहर आता है, उसके लिए वो गमला लीजिए, कई बच्चों को मिट्टी इसमें डालो, बीज ले आओ चना का या कुछ चीज का, अब बीज डालो, इसमें थोड़ा सा पानी डालो, अब इसको केयर करो, ये बीज जैसे ही नन्हे पौधे निकलेंगे तो सबसे सीखेगा बच्चा। उदाहरण 2, ऋतुओं का परिवर्तन, मौसम का बदलना, मौसम की तरह बदल तुम न जाओगे, समझिए यहाँ से आप तो बदल जा रहे हैं, एग्जाम जैसे खत्म हो रहा है आपका बदल जा रहे हैं आप मौसम को। आई जितना मौसम नहीं बदलता उतना आप बदल रहे हैं, पता नहीं कब तक आप बदलिएगा। प्रकृति में मौसम का बदलना, पेड़ों से पत्तियों का गिरना, नई कोपलों का आना, ये सब क्या होता है? प्रकृति का एक परिवर्तन है जो बच्चों को वाकिफ कराइए,
उसको वातावरण में ले जाके सिखाइए। ये सब बच्चों के लिए एक प्रत्यक्ष प्रयोग है। बच्चे छाया का अवलोकन करके समय का अनुमान लगाना किसी किसी प्राकृतिक प्रयोगशाला में सीखते हैं। जैसे गांव और में देखिएगा ना, लोग के पास में घर ही नहीं रहता है, लेकिन वो छाया का अनुमान लगाता है कि समय कितना बज रहा होगा, है ना। जब बचपन में सरकारी स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए, तो एक पंचू नाम का व्यक्ति रहा करता था, जो भैंसी चराया करता था, है ना। तो वो जैसे हम लोग निकलते थे गांव में, खेत खलियान के बीच दरी निकलते थे, उस खेत खलियान में कहीं न कहीं पंचू मिल ही जाता था। कभी गाछी मिलता, कभी खेत वाला पटोली मिल जाता। तो डेली हम लोग पूछते, पंचू जी कितना बज रहा है? कह रहा कि ठीक है जाओ, अभी 9:35 से हो रहा, अभी है टाइम तुम लोग के पास में, जाओ। ऐसे 9:35 और आगे चलकर कोई गाड़ी वाला आदमी मिल जाता, गाड़ी वाला, मोटरसाइकिल वाला, कोई भी आदमी, तो उसको पूछते कि कितना बज रहा है, तो देखते कि 5 मिनट के अंतराल में ही पंचू का समय रहता। पंचू कैसे बोलता? वो भैंस चराने के लिए लाठी रखा था, वो लाठी को ऐसे गाड़ देता और धूप का छांव देकर बताता कितना टाइम हो रहा है। 9 बजा, 10 बजा, 11 बजा, ऐसे बताता, और 5 से 10 मिनट का फर्क रहता। घड़ी में देखी, चाहे पंचू से टाइम पूछिए। तो हम लोग उसको कहते थे, जो चलता फिरता वॉचमैन, उसको क्या बोलते थे? चलता फिरता वॉचमैन, वो घड़ी वाला आदमी है वो। जब भी गुजरते थे यही, जे आदमी गुजरता, पंचू कितना समय हो रहा, इतना। उसको समय के लेकर लेन देन होता है। यही चीज हमने सीखा जब हम उड़ीसा गए थे, तो वहाँ कोणार्क मंदिर गए, तो वहाँ गाइडर एक था, तो गाइडर को हम लिए गाइड करने के लिए। तो गाइडर जैसे गया, कोणार्क मंदिर वाला जो फिगर देखेगा, उसमें एक चक्का रहता है, चक्का देखे ना जी, वो चक्का, तो चक्का का अंदर में गोला 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 ऐसे किया हुआ था, उसके अंदर में कुछ पॉइंट बना था। वो दिखा रहा था कि देखिए कि कितनी बारीकी वाला काम किया हुआ है, इसका क्या मतलब है, समझ रहे हैं? हम बोले नहीं, इसका मतलब नहीं, इसका मतलब समझाते हैं। वो एक स्टिक रखा हुआ था, स्टिक रखे ऐसे ऐसे करके समझा रहा था। उसी स्टिक को धूप की तरफ रखा, और जैसे छांव जहां रहा था, वो छांव की तरफ रखा और कहा देखिए छांव कहां पर रहा, इस गुलाब पर रहा। अब वो काउंटिंग किया, बोला अभी जो है 1 बज के जो है वह 40 मिनट हो रहा है। घड़ी में देखे तो पक्का 1:42 हो रहा था। मतलब इतना ज्यादा परफेक्ट पहले के लोग थे कि छांव को देख करके क्या करते थे, घड़ी का मालूम करते। अभी कभी कोणार्क मंदिर जाइएगा उड़ीसा, तो जरूर आप गाइडर से उस चीज को पूछिएगा, तो बताएगा बड़ी अच्छा से कैसे कैसे वो जो चक्र बना हुआ चक्का जैसा, उसमें कैसे समय दिखाता है। ये बात सही है। आइए, प्रकृति का हमारे लिए क्या वरदान है? चलिए दूसरा पॉइंट में आते हैं। मानव का अस्तित्व पूरी तरह से क्या है? प्रकृति की उदारता पर निर्भर है। प्रकृति हमें निस्वार्थ भाव से क्या करता है? सब कुछ प्रदान करता है, निस्वार्थ। कभी प्रकृति ने अमीरी गरीबी का फासला देखा है? नहीं। ऐसा थोड़ी है कि गरीब के लिए कम बारिश होगा, अमीर के लिए ज्यादा बारिश होगा। गरीब के लिए कम धूप उगेगा, अमीर के लिए ज्यादा धूप उग जाएगा। हवाएं कभी देखे कि गरीब के घर में कम जाएगा, अमीर के घर में ज्यादा जाएगा? नहीं सर, वो निष्पक्ष होता है, कोई पक्ष नहीं रखता है। क्योंकि भाव से वो सब कुछ प्रदान करती है, जो हमारे जीवन के लिए क्या है? वरदान के बराबर है, आवश्यक है। जीवन दायिनी गैसों और जल, प्रकृति हमें श्वसन के लिए ऑक्सीजन और पानी पीने के लिए मीठा जल, नदियां, वर्षा, भूजल के रूप में निःशुल्क प्रदान करती है, सब कोई शुल्क नहीं। लेकिन हम लोग हैं कि वही जल को डब्बा में पैक करके बेच लेते हैं, वही गैस को सिलेंडर में पैक करके बेच लेते हैं। आप कहीं सर ऑक्सीजन बेचते हैं? अरे कोरोना में ऑक्सीजन नहीं बिक रहा था, सबसे महंगा तो कोरोना में यही बिक रहा था। किसी भी चीज को हल्के में ले रहे हैं, हल्के में लेना ये आपकी कमजोरी है। ऑक्सीजन कोरोना में दिख रहे थे कितना महंगा बिक रहा था सिलेंडर। भोजन और करा के औषधियां, करा जितना पैसा दो, लोग कहते थे जितना लेना है ले लो, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर दे दो मुझे। हमारे करा की जो भी अनाज है, फल है, सब्जियां हैं, कई जीवन रक्षक औषधियां होता है, जैसे नीम, तुलसी, एलोवेरा, हल्दी, सीधी, सब क्या होता है? बहुत फायदेमंद होता है। हल्दी यार इतना है कि इसको जीवन दायिनी कहा जाता है सबको, एलोवेरा को, तुलसी को, नीम को। लेकिन आजकल के बच्चे लोग क्या करते हैं? इसी को नहीं खाना पसंद करते, उसको कहेंगे तो ये सब नहीं करेगा। प्राकृतिक चीज है, ये सबको करना चाहिए। हम नीम के क्या होता है, उसकी टहनियों से आप मंजन करिए, देखिए कभी दांत में कीड़ा नहीं लगेगा, कभी दांत पीला नहीं पड़ेगा। लेकिन आजकल आदमी करेगा कहाँ? वो तो सुबह उठेगा ब्रश। आई, मानसिक शांति क्या है? हरे भरे जंगल, आगे कल कल करती नदियां की, नदियां कल कल मतलब समझते हैं?
अरे पानी के रेत पर देखिएगा कितना पानी चमकते रहता है। अब कभी नदियों में, समंदर में अब जाएंगे, पानी के रेत को देखिए कितना समंदर चमकते रहता है। पानी की रेत, जो रेते होते हैं पानी के, उसे ही कहते हैं कल कल। पक्षियों की चहचहाहट मनुष्य का तनाव को दूर कर देके उसे मानसिक शांति प्रदान करता है। कि जब पक्षियां जब गांव में जाएंगे और वह जगह जाइए जहां पे पूरा खेत खलिहानी हो, स्वच्छ हवा मिलेगा, राहत महसूस होगा, सुंदर सी हवाएं मिलेगी, वो पेड़ की छांव मिलेगी, वो पंछियों की चहचहाहट मिलेगी, और वहां बैठकर कुछ आप सोचिए, पढ़िए, वहां सोचिए कितना अच्छा होता है। याद है जब क्लास में चीज पढ़ा रहे थे तो कई बच्चे कमेंट करते थे कि हाँ सर, हम आम के गाछी में रह करके पढ़ते हैं, आम का भी उगरवाही कर लेते हैं, देख रेख अब पढ़ भी लेते हैं ना जी। आप ही लोग के बैच में थे कोई यही चीज को बढ़ा रहे थे तो वो बता रहे थे कमेंट के जरिए से। प्रकृति एक और जहां अपने अनंत संसाधनों से हमारा पोषण करती है, ये वरदान है, वही दूसरी ओर अपने रहस्यों और प्रक्रियाओं से हमें निरंतर सिखाती है, ये प्रयोगशाला है। पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य इसी प्राकृतिक प्रयोगशाला में बच्चों को ले जा करके उन्हें यह एहसास कराना कि यह वरदान असीमित नहीं है। ये क्या असीमित वरदान नहीं है, सीमित है। इसलिए पानी को बचाइए, हवाओं को बचाइए, संरक्षण करिए। इसका सम्मान और संरक्षण करना हमारा सर्वोच्च कर्तव्य है। ये असीमित नहीं है। ऐसा मन में ऐसा नहीं कि जितना पानी होगा खर्च करिए। देखते हैं ना गांव और में नल जल वाला योजना चलता है। कुछ लोगों को देखते हैं क्या, मानसिक बीमार आदमी को, बीमार आदमी दो तरह से होता है जी, एगो शारीरिक होता है, वो मानसिक होता है। मानसिक बीमार बहुत मिलेगा समाज में आपको, शारीरिक बीमार कुछ कम मिलेगा। शारीरिक बीमार जो होता है ना, वो जाता है डॉक्टर के पास, उसको नजर का इलाज कराना है। और जो मानसिक बीमार होता है, जो नजरिया का इलाज कराना, नजर और नजरिया में अंतर है, उसको मास्टर के पास जाना चाहिए, सुविधा दाता, परामर्श दाता के पास। वो क्या करता है कि अपना टोटी में पानी चला देगा, समझे, और 4 बार क्या करेगा, अपने दरवाजा के ऊपर जितना भी धूलकन है उसको मिटाएगा। उसको नहीं हो गया तो क्या करेगा, गोबर के ढेरी पर वो पाइप लगा के छोड़ देगा। काहे, उसको पूछे काहे गोबर में पानी दे रहा है, तो बोला कि गोबर गलेगा ना तो खाद अच्छा बनेगा। हम बोले इतना अच्छा पानी आप गोबर में दे रहे हैं, दूसरा आदमी तो पीने के लिए हो रहा है। बोला काहे, हम पैसा नहीं देते हैं, हम यहाँ के नागरिक नहीं है, हमारा आजादी नहीं है पानी लेने का। हम बोले हाँ पूरा आजादी, अब पूरा इसका दुरुपयोग करिए, आप खुल करके, पढ़े लिखे इंसान है। तो बोला हाँ हम पढ़े लिखे हैं, अच्छी बात है, आइए। कहिएगा तो झगड़ा करेगा, ऐसे ऐसे मानसिक बीमार आदमी से मिलता है। आइए पर्यावरण संरक्षण को परिभाषित करें एवं विद्यालय तथा परिवार में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालें। राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए पर्यावरण संरक्षण की परिभाषा। पर्यावरण संरक्षण इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन का अर्थ प्रकृति में बहुमूल्य संसाधनों जैसे कि जल, वायु, मृदा, वन, जीवन, जीव जंतु बुद्धिमानी से उपयोग करना, इन्हें नष्ट होने या प्रदूषित होने से बचाना, भावी पीढ़ियों के लिए उन्हें सुरक्षित रखना। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रकृति और मानव के बीच एक अस्थायी और स्वस्थ संतुलन बनाना रखना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण का यही चीज है, क्या प्राकृतिक है और हम लोग जो मानव निर्मित चीज है, दोनों के बीच संतुलन रखिए, ठीक ठाक बैलेंसिंग करके। अगर आप एक पेड़ काटे हैं तो 4 पेड़ लगाइए भी। इस संरक्षण की नींव मुख्य रूप से 2 महत्वपूर्ण संस्थान परिवार और विद्यालय में रखी जाती है। ये 2 मेन है, परिवार और विद्यालय में नींव रखा जाता है। पर्यावरण संरक्षण में परिवार की भूमिका कैसा। परिवार किसी भी बच्चे की प्रथम पाठशाला होता है जो समाजीकरण में अनौपचारिक ज्ञान देता है। बच्चे की शुरुआती संस्कार आदतें घर से ही क्या होता है, विकसित होती है। आदतें का निर्माण होता है, माता पिता ब्रश करते समय नल बंद करते हैं, कमरे से बाहर निकलते समय बत्तियां बुझा देते हैं, और बाजार जाते समय कपड़े या थैला ले जाते हैं। तो बचपन से ही क्या होता है, संसाधनों का बचत करना बच्चा सीख जाता है, तो उसको भी बंद कर देना चाहिए। क्या, पंखा, बत्ती, प्रकृति से जुड़ाव, घर में छोटे गमलों में पौधे लगाना, उनकी देखभाल करना, छत में पक्षियों के लिए पानी रखना, ये छोटे पारिवारिक कार्य बच्चे के जीवों और प्रकृतियों के प्रति संवेदनशील और करना का भाव पैदा करता है। पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की भूमिका कैसा होता है। विद्यालय परिवार द्वारा कई दी गई नींव पर वैज्ञानिक समझ और सामाजिक जिम्मेदारी की इमारत खड़ी करती है। जो परिवार देता है ज्ञान वो बेस है, और फिर आप सिखाते हैं स्कूल में, वो उस पर इमारत खड़ा करते, उसी बेस पर जो परिवार दिया है।
ज्ञान और वैज्ञानिक समझ। विद्यालय में शिक्षक बच्चों को प्रदूषण के कारणों, ग्लोबल वार्मिंग, जल चक्र जैसे विषयों का तार्किक ज्ञान देते हैं, जिससे वे संरक्षण की आवश्यकता को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं, बेहतर करते हैं। व्यवहारिक गतिविधियां कैसा होता है सर? विद्यालय में इको क्लब बनाना, कचरा प्रबंधन, गीले कचरा सूखे कचरा का अलग अलग रखना, वृक्षारोपण अभियान बनाना चलाना। इससे क्या होता है, बच्चों में वृक्षारोपण करवाइए, फूल लगवाइए, इससे बच्चे जल्दी सीखेंगे। जल संरक्षण करेगी, रैलियां निकलवाना, जैसे गतिविधियों में बच्चों को संरक्षण का व्यवहारिक अनुभव देता है कि ऐसा कुछ रैलियां निकलवाइए जिससे बच्चों को सिखाइए कि बाबू जल बचाओगे, आज का जल तभी होगा बेहतर कल, आज का जल तभी होगा बेहतर कल, इसलिए जल को बचाना है, जितना प्रयोग में उतना ही लाओ, बर्बाद मत करो। अगर एक बाल्टी से स्नान कर सकते हो तो 4 बाल्टी क्यों अपनी बॉडी पर डाल रहे हो? इससे क्या फायदा हो रहा है? आप बहुत स्वस्थ हो जाएंगे, स्वच्छ हो जाएंगे? नहीं। हाँ? आप मानसिक बीमार हैं तभी तो आप 4 बाल्टी से नहा रहे हैं। आइए, इसी सब कोई लोग को कह दीजिए तो उसको बुरा लग जाता है। बहुत सारे लोग को देखते हैं ऐसा करते रहता है। आप लोग नहीं करिएगा, दूसरे को भी सिखाइएगा नहीं करने के लिए। पर्यावरण संरक्षण किसी एक व्यक्ति या करेगी सरकार का कार्य नहीं है, हम सभी का कार्य, बल्कि यह एक करेगी सामूहिक जिम्मेदारी। परिवार जहां बच्चे में पर्यावरण के प्रति अच्छी आदतों, प्रेम करेगी के बीज बोता है, कौन? परिवार ही प्रेम का बीज बोता है। वही विद्यालय इसे उसे वैज्ञानिक समझ, तार्किक सोच और व्यापक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में करेगी क्या करता है, इसे प्रेरित करता है। इन दोनों संस्थाओं के सक्रिय सहयोग के बिना पर्यावरण संरक्षण का लक्ष्य कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आइए 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वर्तमान संदर्भ में पर्यावरण से जुड़े मुद्दे, चुनौतियां जैसे कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण का वर्णन करें, बताइए उसे। वर्तमान समय में तेजी से बढ़ती जनसंख्या, अंधाधुंध औद्योगिकरण, आजकल बहुत तेजी से औद्योगिकरण हो रहा है। शहरीकरण के कारण मानव के प्रकृति का अत्यधिक दोहन होता है। इसके परिणाम स्वरूप आज पूरी दुनिया, विशेष करके भारत, कई गंभीर पर्यावरणीय मुद्दों और चुनौतियों का सामना कर रहा है। कई पर्यावरण मुद्दे क्या होता है, सामना कर पा रहा, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा, जिसका वर्णन निम्नलिखित है। पहला, जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, क्या है, जल संकट, ये बहुत हो रहा है। कारखानों से निकले गए जहरीले रसायन, शहरों का सीवर, मल जल और कृषि में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक कीटनाशक सीधे नदियों के, झीलों के बहाव जा रहे हैं, और ये क्या रहा, बहा दिए जा रहे हैं। इससे क्या होता है, गंगा, यमुना जैसी जीवनदायिनी नदियां प्रदूषित हो गई है। सरकार बार बार वादा करेगी कि हम गंगा साफ कराएंगे, यमुना साफ कराएंगे, और वादों पर वह फिर क्या करते हैं, वादे करके भूल जाते हैं, वादे करके काम ना करते हैं। इसके अलावा बिहार जैसे राज्यों में भूजल, अंडरग्राउंड वाटर का स्तर तेजी से गिर रहा है, और उसमें कि आर्सेनिक और फ्लोराइड जैसे जहरीली अशुद्धियां पाई जा रही है, जो पीने योग्य नहीं है। अगर आप जैसे कि समरसेबल है, चापाकल है, वो अगर गड़वाते हैं तो आप देखिएगा कि कम फीट पर गड़वाइएगा तो पानी अच्छा नहीं निकलेगा, और उसकी वजह क्या हो रहा, पानी दूषित भी निकल रहा है, उसमें आर्सेनिक और फ्लोराइड मिलता है, उसमें आर्सेनिक और फ्लोराइड मिलता है, जो स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं होता है। तो ये, और ज्यादा फीट पे गड़ाइएगा तो मान लीजिए आज आप 300 फीट पे गड़ा दिए, फिर कल हो गए 350 पे, फिर आगे 400 पे, धीरे धीरे बढ़ते चला जा रहा, एक मंजर आएगा कि पानी मिलना ही बंद हो जाएगा, तब क्या करिएगा। वायु प्रदूषण, यातायात के साधनों, वाहनों का धुआं, कारखानों का और चिमनियों का धुआं, खेतों में करके पराली जलाने की घटनाएं, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जहरीली गैस क्या होता है, घोल रही है। इसी कारण क्या हो रहा है, महानगरों में स्मॉग की चादर छा जाती है, दिल्ली में देखते हैं होता है नहीं सब, इससे लोगों की क्या होता है, अस्थमा, फेफड़ों की गंभीर बीमारियों से तेजी से बढ़ रही है। लोगों में गंभीर बीमारी होता है, टीबी, अस्थमा, फेफड़ा में होता है, ये सब चीज ये काफी तेजी से लोगों में बढ़ जाता है। इसकी मुख्य वजह क्या है, वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, राइट, समझ आ गया सभी को। आइए, वनों की कटाई, डिफोरेस्टेशन और जैव विविधताओं का क्षरण, इमारती जो भी लकड़ियां होती है, किसी भूमि और शहरी कॉलोनियों बनाने के चक्कर में क्या करते हैं लोग, धीरे धीरे अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। निर्माण के लिए जंगलों में अंधाधुंध कटाई हो रही है, इससे जंगली जानवरों का प्राकृतिक आवास छीन गया है, और कई प्रजातियां विलुप्त हो गई है, और पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम में संतुलन पूरी तरह से क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है।
पहले क्या, एक बचपन में आप पढ़े होंगे, याद होगा बायोलॉजी में, साइक्लिक चक्रण, चक्रण पढ़ते थे ना, वो सब बैलेंसिंग होता है। इस धरती पे सब क्या बैलेंसिंग सिस्टम है। अब बैलेंसिंग में थोड़ा सा भी गड़बड़ाएगा तो क्या होता है, फिर आगे संतुलन बिगड़ जाएगा, और संतुलन बिगड़ने से फिर वातावरण का क्या जा अस्थायी तत्व बर्बाद हो जाएगा। और एक पल आएगा, एक मंजर आएगा कि फिर ये जैव विविधता एक बहुत मुश्किल परिस्थिति खड़ा कर देगा हम लोग के जीवन के लिए। प्लास्टिक कचरे की समस्याएं कैसे होता है, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक जो पॉलीथीन होता है, ध्यान रखिएगा, जो सिंगल यूज पॉलीथीन होता है आज के सबसे बड़ा खतरा बन गया है। यह ना तो गलता है और ना ही नष्ट होता है। जो पॉलीथीन आप लोग पढ़ते हैं उसमें ना ही गलता है और ना ही वो आपका नष्ट होता है। इससे क्या करेंगे, या नालियों को जाम करता है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को खत्म कर देता है। इससे निगलने से हर साल लाखों आवारा पशुओं का तथा समुद्री जीवों को दर्दनाक मौत हो जाती है। कई बार ऐसा देखते होंगे कि जो पॉलीथीन होता है, पॉलीथीन में लोग क्या करते हैं, कुछ घर की सब्जियां या कुछ खाने वाले पदार्थ को पॉलीथीन में रखकर कचरा में फेंक देते हैं। अब कचरा में फेंक देते हैं, गायें क्या करती है, जंगली जानवर सब क्या करते हैं, उस कचरा को खाने के लिए, उस खाना खाने के लिए पन्नी भी निकल जाती है, उसके पेटों में जाके फंस जाता है, आंतों में जाके फंस जाता है पन्नी, ऐसे मौत हो जाती है उसको। इसलिए ध्यान से जब भी कभी आप कोई खाने वाले पदार्थ किसी जानवर को दे रहे हैं तो ये सिंगल यूज पॉलीथीन का साइड करके दीजिए, इसको अलग रहे। और जलाइएगा तो फिर वायु प्रदूषण होगा, छोड़ दीजिएगा तो गाड़ दीजिएगा मिट्टी में तो मृदा प्रदूषण होगा। तो करे क्या सर, इसका प्रयोग मत करे। निष्कर्ष क्या है, वर्तमान करेगी परिदृश्य में जल, थल, वायु तीनों गहरे संकट में है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज जैसी वैश्विक चुनौतियां इन्हीं प्रदूषणों का अंतिम परिणाम है। यदि इन पर्यावरणीय चुनौतियों का तुरंत और कठोरता से सामना नहीं किया गया तो पृथ्वी पर मानव जाति का अपना अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। इंसान इंसान को बर्बाद कर रहा है, ये उसको नहीं पता चल रहा कि आने वाला कल में वो खुद बर्बाद हो रहा है। और एक ऐसा बस एकमात्र विकल्प है कि आप प्रकृति को संरक्षण करिए, बचाइए। आज बचाएंगे तभी कल बेहतर हो पाएंगे। आइए लास्ट लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए वरना बहुत पाप चलेगा, है ना। आइए नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। पर्यावरण अध्ययन में परिवेश संबंधी सूचनाओं का संग्रह एवं विश्लेषण, ये खास करके जो इसका जो विश्लेषण होता है कैसे किया जा सकता है, इसका चर्चा करिए। तो पर्यावरण अध्ययन में परिवेश संबंधी सूचनाएं, जो परिवेश में होता है, जो हम लोग के अगल बगल माहौल में होता है, उसकी सूचनाएं किस तरह का आपको विकास करेगी, इसके विश्लेषण कैसे किया जा सकता है, इसका चर्चा करें। पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है, बल्कि ज्ञान का निर्माण सीधे बच्चे के वास्तविक परिवेश से किया जा सकता है। स्थानीय परिवेश की सूचनाओं को इकट्ठा करना और फिर उन्हें समझना, विश्लेषण करना ईवीएस शिक्षण की एक अत्यंत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया है। परिवेश संबंधी सूचनाओं का संग्रह, डाटा कलेक्शन करना बहुत बड़ी चीज है। शिक्षक और बच्चे निम्नलिखित विधियों से अपने आसपास की पर्यावरण की जानकारी जुटा सकते हैं। कैसे? पहला, प्रत्यक्ष अवलोकन करके, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करें। यह सबसे सरल तरीका है, जैसे बच्चे स्वयं जा करके देखें। समय आधा घंटा बीच में बर्बाद हो जाएगा। हाँ तो उनका क्लास की कितने बजे से, उनको बोल दीजिए पक्का टाइम पर आ जाए, ये टाइम बर्बाद नहीं करना, फिर अगला बैच भी है, पक्का टाइम पर आ जाए। मेरा ये लास्ट क्वेश्चन। आइए बाबू, प्रत्यक्ष अवलोकन करना, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, यह सबसे सरल तरीका होता है कि भाई सामने ऑब्जर्वेशन कर लेंगे, जान लेंगे, बच्चे स्वयं जाकर देखेंगे
कि उन्हें के मोहल्ले में कितने प्रकार के पेड़ लगे हैं, सड़क पर किस प्रकार के वाहन अधिक चलते हैं। इससे क्या होता है, वाकिफ होता है, वो डायरेक्ट जानकारी ले सकता है कि वो चीज कैसे जानकारी, वो चीज जो वाकिफ हो आप। अब किताबों में पढ़ें वो, लोगों कहेंगे वो, अपने से देखेंगे वो, दोनों में अंतर नहीं होगा, तीनों में बहुत अंतर होगा जरूर ना। आइए साक्षात्कार इंटरव्यू, बच्चे अपने दादा दादी, स्थानीय किसानों, शिल्पकारों की बात करके पुरानी और नई खेती के तरीकों का क्या कहता है, लुप्त होते स्थानीय प्रकार की पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्र कर सकते हैं कि कुछ ऐसे पक्षियां हैं जो क्या हो रहा है, लुप्त हो रही है, पहले जमाना में क्या होता था, अब क्या हो रहा है। सर्वेक्षण क्या है, सर्वाइव कैसे करना है, किसी विशेष मुद्दे पर घर घर जाकर के जानकारी लेना। उदाहरण के लिए मोहल्ले में कितने घरों में पानी का सदुपयोग हो पा रहा है और कितने घर ऐसा है जहां पे बर्बादी हो रहा, दुरुपयोग हो रहा है। इसका बच्चे एक फॉर्म बनाकर सर्वे कर सकते हैं और ये सर्वे करने के बाद लोगों को सिखा सकते हैं। सूचनाओं का विश्लेषण, डाटा एनालिसिस करना, केवल जानकारी इकट्ठा करना काफी नहीं है, उस जानकारी से ही अर्थ निकालना, विश्लेषण करना, जिससे निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन होगा, एकत्रित सूचनाओं को अलग अलग सूचनाओं में बांटना, जो एक जगह आ गया उसको अलग अलग चार्ट बनाइए। सर्वे में मिले पौधों की सूची को क्या करना, फलदायक वृक्ष अलग, औषधि वाला पेड़ अलग, छायादार वृक्ष अलग, तीनों का चार्ट बनाइए। इसे सर्वेक्षण करने के बाद आपको फ्लो चार्ट बनाना है। सारणीकरण करना, ट्रिबुलेशन बनाना, प्राप्त डेटा को टेबल या ग्राफ के रूप में सजाना ताकि उससे आसानी से पढ़ा और समझा जा सके। आगे सामूहिक करेंगे, सामूहिक चर्चा और निष्कर्ष, इकट्ठा किए गए डेटा पर कक्षा में शिक्षक के साथ चर्चा करना। जैसे अगर सर्वे में पता चला कि गांव के आधे कुएं सूखे हुए हैं, तो बच्चे शिक्षक के साथ इसके कारण पूछेंगे कि पेड़ की कटाई हुआ, अधिक बोरिंग हो गया। चर्चा करते हुए क्या करते, तार्किक निष्कर्ष निकालना है कि गांव का कुआं क्यों सूख गया है, उसकी वजह क्या हो रहा, वर्षा कम होना, पेड़ की कटाई होना ज्यादा और बोरवेलिंग ज्यादा होना। इतना न समरसेबल सब गड़वा लिया है और उसके कारण क्या होता है, अब पानी आ ही नहीं पा रहा धरती के अंदर से, तो उससे क्या हो रहा है, उसका जो लेवलिंग है, वाटर ग्राउंड अंडरग्राउंड जो लेवल होता है वो क्या हो रहा है, कम हो गया है, जिसके कारण क्या हो रहा है, अब पानी कुआं सूख जा रहा है। आइए लास्ट निष्कर्ष भाई हो, परिवेश संबंधी सूचनाओं का संग्रह और विश्लेषण करिए, खास करके विश्लेषण पर्यावरण अध्ययन की जान, या की अध्ययन ये की जान है, ये विशेष है, ये यही से आदमी आगे सीखता बढ़ता है। यह प्रक्रिया बच्चों में न केवल शोध, जिज्ञासा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है, बल्कि यह उन्हें अपने स्थानीय परिवेश की वास्तविक समस्याओं के प्रति जागरूक बना करके उनका समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती है। यह उन्हें निष्क्रिय श्रोता से सक्रिय अन्वेषण की ओर क्या करता है, बनाता है, और ये बनाना भी चाहिए, इसको बेहतर कर देता है। और ये बेहतरीन धीरे धीरे लोग क्या करते हैं, सामाजिक परिवेशों से जुड़ करके इसी को सीखते हैं। चलिए, तो ये आप लिए फिनिश हो गया। और लास्ट में आप लोग के लिए एक सजेशन, ये देखिए सामने, ये प्रहार डील सेकेंड ईयर का बैच है। आपने जो फर्स्ट ईयर में गलती किया, क्लास ना करके, समय ना दे करके, अच्छे से नोट्स ना बना करके, वो गलती फिर से दोहराते हैं, तो फिर एक अच्छे इंसान आप नहीं कहलाते हैं। तो फिर से वो नहीं दोहराना है, एकदम अच्छे टाइम मिल पाएगा हम लोग के पास में। 16 तारीख से शुरू हो जाए क्लासेस, लगभग में 1 साल टाइम मिलेगा और 1 साल में बहुत अच्छा से हम लोग एक एक टॉपिक को पढ़ा देंगे। लाइव क्लासेस आपके साथ में, रिकॉर्ड रहेगा, डाउनलोड करके देख सकते हैं बाद में, नेट नहीं भी रहेगा तो चलेगा घर में। और साथ ही में आपका क्लास नोट्स, पैनल नोट्स, A4 प्रिंट साइज नोट्स करवाएंगे क्लास में, उसका नोटबुक बनवाना, ये सब तमाम चीज करेंगे। बुकलेट यहाँ से हम लोग देंगे, ऑफलाइन बुकलेट मंगवा सकते हैं, घर बैठे ऑर्डर करके सारा बुक जो है S1 से लेकर S9 तक आप मंगा सकते हो, गेस्ट पर मंगवा सकते हो, सभी व्यवस्था अच्छे से दिए और कम से कम फी है। 15 अगस्त तक ऑफर है, 15 अगस्त को रात 11:59 तक आप एडमिशन जरूर ले लीजिएगा। 16 अगस्त आप लोग का क्लास स्टार्ट होती है। और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, फी ज्यादा नहीं है, जो पिछले साल आपने फी दिया था उससे 100 रुपया ज्यादा किया गया, इसलिए कि S9 में बहुत सारे टीचर्स के एक टीम है जो आपको पढ़ाएंगे। और बढ़ती हुई ये जो महंगाई है, ये थोड़ा सा असर करता है कि अब पहले वाला नहीं रहा। एक जो फर्स्ट ईयर का है वो अभी भी वही फी रहेगा जो आप लोग का था, 699, और सेकेंड ईयर का 100 रुपया ज्यादा रहेगा, 799। तो आप लोग का भी जो कूपन कोड मिला है, इस कूपन कोड का प्रयोग करिए और अच्छे से एडमिशन ले लीजिए। 799 रुपया पड़ेगा, एडमिशन ले लीजिए और क्लासेस स्टार्ट करिए। 16 तारीख से सभी क्लासेस रेगुलर से चलना शुरू हो जाएंगे एप्लीकेशन पर, राइट।
और इससे पहले आपको सेकेंड ईयर में जो क्लासेस होगा, जैसे अभी हम क्लासेस कराते हैं टॉप मोस्ट VVI, तो सेकेंड ईयर में जो क्लासेस कराएंगे वो सारा क्लासेस एप्लीकेशन पे कराएंगे और परीक्षा से 1 महीना पहले करा देंगे, ठीक ना। सभी क्लासेस कहाँ होगा, एप्लीकेशन पे ही होगा। इस तरह से यूट्यूब पे नहीं कराएंगे। अभी यूट्यूब पे जो क्लासेस हम करवा दिए, अभी जो एग्जाम आप लोग का हो गया, वो सभी वीडियो क्या करेंगे, मेंबरशिप कर दिया गया है। वो सब आप लोग के लिए केवल एप्लीकेशन पर ये सब फैसिलिटी मिलता है, यूट्यूब पे ये सब नहीं मिलता है। बेस्ट कंटेंट आपको बेस्ट तरह से पढ़ाए थे टीचर, और उसके लिए थोड़ी सी आपको पे करना पड़ता है, ताकि हम लोग को भी रोजी रोजगार चलते रहे, आप भी बेहतर करते रहे। चलिए तो फिर मिलते आगे नेक्स्ट वीडियो में। आप ये दोनों वीडियो अच्छा से कर लीजिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक ना। चलिए तो फिर मिलते आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।